डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के भाग 5 संबंधी ई लेक्चर का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत कैम्ब्रिज दृष्टिकोण की विशेषताएं एवं मान्यताएं का अध्ययन किया जाएगा। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा जो विचार दिए गए थे मुद्रा के परिमाण सिद्धांत से संबंधित, वे कैम्ब्रिज दृष्टिकोण कहलाते हैं। कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों में सबसे प्रमुख अर्थशास्त्री प्रोफेसर मार्शल हैं। उसके बाद में इसका विस्तार अन्य अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया था। हमने पिछले वीडियो में गणितीय समीकरण या सूत्रों के रूप में मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के कैम्ब्रिज दृष्टिकोण अथवा नकद शेष दृष्टिकोण का अध्ययन किया था। गणितीय सूत्र जटिल होते हैं परंतु सटीक निष्कर्ष भी प्रदान करते हैं, और उससे हमें निष्कर्ष प्राप्त हुआ था कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष संबंध होता है, अनुपातिक प्रत्यक्ष संबंध हमने पाया था। परंतु इसकी व्याख्या करना भी आवश्यक है। गणितीय सूत्रों की व्याख्या के बिना हम उनको पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने 4 गणितीय समीकरण देखे थे। मार्शल का समीकरण, पीगू का समीकरण, रॉबर्टसन का समीकरण और केन्स का समीकरण। इस वीडियो का प्रारंभ हम इनकी व्याख्या जैसा प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में की गई है उससे करते हैं। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार प्रत्येक समाज में लोग अपनी आय का कुछ भाग चलन रूप में रखना उपयोगी समझते हैं। आगे उन्होंने विचार व्यक्त किया है कि चलन या नकदी के रूप में परिसंपत्तियों को जमा करने से उन्हें अपने व्यापार में बड़ी सुविधा एवं सरलता रहती है। इसके अलावा व्यापार में प्रमुख चीज़ होती है मोल भाव, तो उन्हें मोल भाव करने में भी लाभ रहता है। परंतु दूसरी ओर मुद्रा को परिसंपत्तियों के रूप में, मुद्रा नकदी के रूप में जब जमा की जाती है तो उससे हानि भी होती है, क्योंकि धन बेकार पड़ा रहता है और उससे आय उत्पन्न नहीं होती है। प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार जमा की गई चलन मुद्रा से लाभ हानि की तुलना करता है। जितना लाभ हो रहा है उसकी और कितनी हानि होगी यदि उसे नकदी के रूप में रखा जाए, इसकी तुलना करता है। जमा करके रखा जाए तो उसकी तुलना करता है और ये निश्चय करता है कि वह अपनी आय के कितने भाग को चलन मुद्रा में रखे। ये कैम्ब्रिज सिद्धांत की विशेषता हमें यहाँ नज़र आती है। कुल मिलाकर इस व्याख्या में हम 3 आधारभूत बातें देख सकते हैं। पहली, समाज में आय का कुछ भाग नकद कोष में रखा जाता है। द्वितीय, मुद्रा की मांग लोगों की मुद्रा की तरलता पसंदगी पर निर्भर करती है। तो इस तरह से सबसे पहले इन्होंने तरलता पसंदगी का विचार व्यक्त किया था, जिसे हम आगे देखेंगे। मुद्रा की मांग पर कितनी ही अन्य बातों का भी प्रभाव पड़ता है। मुद्रा की मांग सिर्फ तरलता पसंदगी पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि अन्य बातों का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। अब हम देखते हैं कि कैम्ब्रिज सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं, जिससे हम इस सिद्धांत को भली भांति समझ सकें। पहली विशेषता है, समाज में आय का कुछ भाग नकद कोष में रखा जाता है। प्रोफेसर फिशर ने मुद्रा के संचयन कार्य की उपेक्षा की थी। उन्होंने संचयन कार्य को महत्व नहीं दिया था। उन्होंने सिर्फ विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा की मांग पर ध्यान दिया था। उनके अनुसार मुद्रा की मांग केवल वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री के लिए की जाती है। मुद्रा का स्वयं का कोई उपयोग नहीं करता, अर्थात संचित करने पे उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था कि संचित मुद्रा का कोई उपयोग
नहीं होता। ये थे प्रोफेसर फिशर के विचार, और इनके विचारों की आलोचना के फलस्वरूप कैम्ब्रिज सिद्धांत आया, जो नकद बकाया सिद्धांत या नकद शेष सिद्धांत रहता है। ये जमा पर जोर देता है, संचयन पर जोर देता है मुद्रा के। इसके विपरीत प्रोफेसर फिशर के विपरीत कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा की मांग दैनिक खर्चों के लिए नकद रूप में रखे जाने वाले कुल कोषों के कारण उत्पन्न होती है। इसका स्पष्टीकरण करते हुए प्रोफेसर कैनन, जिन्होंने इसकी व्याख्या की, उन्होंने लिखा है कि जिस प्रकार मकान की वास्तविक मांग मकान में रहने वालों की होती है, न कि मकान के खरीदने बेचने वालों या इनका व्यवसाय करने वालों की, उसी प्रकार मुद्रा की वास्तविक मांग वह है जिसे मनुष्य अपना घर चलाने के लिए अपने पास रखते हैं। तो इसमें पास रखने या संचित करने को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, और उसको हम कहते हैं नकद कोष के रूप में रखी जाने वाली मुद्रा। दूसरी विशेषता, मुद्रा की मांग लोगों की तरलता पसंदगी या लिक्विडिटी प्रेफरेंस पर निर्भर करती है। अब इसमें ये दो शब्द हैं, एक तो तरलता और एक पसंदगी। तरलता हम जानते हैं नकदी के रूप में रखना, और पसंदगी तब होती है जब हमें दूसरे ऑप्शंस हों, हमारे पास दूसरे ऑल्टरनेटिव्स हों, हम कुछ और से ही हम किसी चीज़ को पसंद करते हैं, तुलनात्मकता आ जाती है यहाँ पर। तो व्यक्ति अपने धन को किस किस रूप में रख सकता है, अपनी परिसंपत्तियों को किस किस रूप में रख सकता है? जमीन, मकान, जेवर, प्रतिभूतियाँ, अंश खरीदने में या वस्तुओं का स्टॉक करने में कर सकता है, या बैंक में जमा कर सकता है। इन विभिन्न तरीक़ों से वो अपनी परिसंपत्तियों को रख सकता है। बैंक में रखा गया धन या स्वयं के पास रखा धन सर्वाधिक तरल है, जबकि मकान आदि में विनियोजित धन कम तरल है। मकान को बेचकर आप जब नकदी लेते हो, उसमें बहुत समय का व्यय होता है, और वो आपके पास हमेशा अपनी आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए उपलब्ध नहीं होती। तो इस तरह सर्वाधिक तरल रूप में बैंक या करेंसी के रूप में रखना लोग पसंद करते हैं, और कितना वो इसको पसंद करते हैं, कितनी मात्रा में उसको पसंद करते हैं, ये मुद्रा की मांग निर्धारित करता है। तीसरी विशेषता है मुद्रा की पूर्ति। कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की पूर्ति में सिक्कों, पत्र मुद्रा तथा बैंक जमा, जिसे कभी भी निकाला जा सके, को सम्मिलित किया है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं विस्तार से। क्योंकि मुद्रा की पूर्ति केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति पर निर्भर करती है, और उसमें बार बार जल्दी परिवर्तन होने की प्रवृत्ति नहीं रहती, इसलिए मुद्रा की पूर्ति लगभग स्थिर रहती है। मुद्रा की पूर्ति के संबंध में कैम्ब्रिज सिद्धांत की विशेषता है कि मुद्रा की पूर्ति लगभग स्थिर रहती है। चौथी विशेषता है मुद्रा के मूल्य से संबंधित। मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहती है, हमने देखा। दूसरी ओर द्रव्य की तरलता पसंदगी में परिवर्तन होते रहने से मुद्रा की मांग अस्थिर रहती है। इस प्रकार कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन जितना मुद्रा की मांग से प्रभावित होता है, उतना मुद्रा की पूर्ति से नहीं होता। अतः मुद्रा के मूल्य को निर्धारित करने में मुद्रा की मांग का अधिक महत्व होता है। तो ये जो तरलता पसंदगी है, इसके परिवर्तन मनुष्य के साथ, उनके विचारों, मनोविज्ञान के साथ भी संबंधित है, और इसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। आवश्यकताओं से भी ये संबंधित हैं। जितनी अधिक आवश्यकता होंगी, उससे इसमें परिवर्तन होगा। तो ऐसे कई फैक्टर्स हैं जिन पर ये निर्भर करती है, और इसलिए इसमें परिवर्तन होता रहता है। तो मुद्रा के मूल्य को निर्धारित करने में इस बदलती हुई मुद्रा की मांग का अधिक प्रभाव पड़ता है। पांचवा, मुद्रा की तरलता पसंदगी को प्रभावित करने वाले घटक। जैसा अभी हमने देखा, मुद्रा की तरलता पसंदगी में
परिवर्तन होते रहते हैं और हमने देखा कि कई घटक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, कई फैक्टर्स हैं, कई तत्व हैं, इसके कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। कौन कौन से हैं वो घटक? मुद्रा की मांग तरलता पसंदगी पर निर्भर करती है और स्वयं इस पर कई अन्य बातों का प्रभाव पड़ता है। पहला है आय प्राप्ति की अवधि। यदि आय प्राप्ति की अवधि कम होती है तो नकदी की मांग कम होती है, क्योंकि वापस आय मिल जाएगी और फिर से नकदी मिल जाएगी। तो एक बार कोष के रूप में जमा करके कम नकदी को रखने की आवश्यकता होती है। और आय प्राप्ति की अवधि यदि अधिक होती है तो दैनिक कार्यकलापों एवं एहतियात के लिए द्रव्य अधिक मात्रा में रखना पड़ता है। वस्तुओं की कीमतें दूसरा कारक है, दूसरा घटक है। अगर कीमतें नीचे स्तर पर रहती हैं तो कम मुद्रा से ही काम चल जाने से चलन की मात्रा भी कम रखनी पड़ती है और तरलता पसंदगी कम होती है। कीमतें ऊंची होने पर अधिक चलन की मांग होगी क्योंकि तरलता पसंदगी अधिक होगी। तीसरा है व्यापार की दशा। व्यापार की दो प्रकार की दशाएं होती हैं, तेजी काल और मंदी काल। तेजी काल की स्थितियों में कीमतें बढ़ती हैं और मंदी काल में कीमतें घटती हैं। तेजी काल में वस्तुओं को खरीदने, बेचने, स्टॉक रखने, विनियोग करने आदि के लिए तरलता वरीयता कम होती है और मंदी काल में तरलता वरीयता बढ़ जाती है। जब तेजी काल होता है तो उस स्थिति में विनियोग करना लाभप्रद होता है, इसलिए तरलता वरीयता या नकद कोष के रूप में मुद्रा को रखने में कमी आ जाती है। और मंदी काल में निराशा व्याप्त होती है, विनियोग नहीं होता है और आर्थिक क्रियाएं कम हो जाती हैं, इसलिए लोग अपने पास कैश को रखना पसंद करते हैं, नकदी को इकट्ठी करके रखना पसंद करते हैं कि जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी तो इनको विनियोग कर सकें। इसके बाद में चौथा या डी है लेन देन की आदत। यदि कैश की जगह चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम आदि जो भुगतान की विधियां हैं जिसमें कैश की या नकदी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इनके द्वारा भुगतान किया जाता है या उधार के द्वारा लेन देन किया जाता है जब नकदी की आवश्यकता नहीं होती, तो उससे तरलता पसंदगी कम हो जाएगी और मुद्रा की मांग घटेगी। इसके विपरीत यदि नकद लेन देन किया जाएगा तो मुद्रा की मांग बढ़ेगी और तरलता वरीयता बढ़ेगी। अंत में हम देखते पांचवा या ई बिंदु, वो है जनसंख्या। अधिक जनसंख्या होने से अधिक लोग होंगे और अधिक मांग करेंगे, वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाएगी और इसलिए मुद्रा को तरल रूप में रखने के लिए मुद्रा की मांग भी बढ़ जाएगी। इस प्रकार तरलता पसंदगी बढ़ेगी और मुद्रा की मांग बढ़ेगी। और इसके विपरीत स्थिति में जब जहाँ जनसंख्या कम होगी वहाँ पे मुद्रा की मांग कम होगी। जो सिद्धांत की हमने विशेषताएं देखी, जो निष्कर्ष देखे, वो कई मान्यताओं पर आधारित है। जैसे भौतिक विज्ञान के अंदर जो अनुसंधान किए जाते हैं वो एक नियंत्रित कंडीशंस के अंदर, कंट्रोल्ड कंडीशंस में, लेबोरेटरी के अंदर या प्रयोगशाला के अंदर किए जाते हैं, जबकि सामाजिक विज्ञान की प्रयोगशाला पूरा समाज है जिसमें कोई रुकावटें नहीं होती, लगातार परिवर्तन होते रहे, कोई नियंत्रण नहीं होता, नियंत्रित कंडीशंस नहीं रखी जा सकती हैं। तो इसलिए विशेष रूप में अर्थशास्त्र में गणित का प्रयोग अधिकाधिक किए जाने से, जिससे कि सटीक निष्कर्ष प्राप्त हो सके, उसके लिए ये आवश्यक हो गया कि कुछ मान्यताएं रखी जाए। जैसे हम दो चरों के बीच में जब संबंध देख रहे हैं तो अन्य चरों को स्थिर रखने की मान्यता मुख्य रूप से ली जाती है, जिससे कि उनका प्रभाव हट जाए, क्योंकि लगातार समाज में अनेक कारक कार्यरत रहते हैं, अनेक चर कार्यरत रहते हैं और जिसकी वजह से एक आश्रित चर प्रभावित होता रहता है। इसलिए कैम्ब्रिज सिद्धांत में भी मान्यताएं ली गई, जैसे कि फिशर सिद्धांत में हमने देखा था मान्यताएं ली गई। इसकी प्रमुख मान्यताएं क्या हैं? पहली मान्यता है कि इसमें के को
स्थिर माना गया है। के क्या है? के है कितनी मात्रा में नकद कोष, आय का किस अनुपात में नकद कोष रखा जाता है। तो इस सिद्धांत के अंदर उस अनुपात को स्थिर मान लिया गया है, के को स्थिर मान लिया गया है। फिशर के परिमाण सिद्धांत में जिस तरह से प्रचलन वेग v को स्थिर माना गया था, इसी तरह से कैम्ब्रिज के परिमाण सिद्धांत या नकद बकाया दृष्टिकोण में के को स्थिर माना गया है। दूसरी मान्यता, मुद्रा की पूर्ति बाह्य चल राशि मानी गई है। चल राशियाँ जैसा हमने पढ़ा था 2 प्रकार की होती हैं, आंतरिक चल राशियाँ और बाह्य चल राशियाँ। बाह्य चल राशि कौन सी चल राशि होती है? बाह्य चल राशि वह राशि होती है जो मॉडल में बाहर से दी हुई होती है और बाहरी अधिकारी ही इसे परिवर्तित कर सकते हैं। कैम्ब्रिज दृष्टिकोण के अंदर मुद्रा की पूर्ति बाहर से दी हुई राशि होती है जिसे देश के केंद्रीय बैंक निर्धारित करते हैं, इसलिए इसको भी स्थिर माना गया है क्योंकि ये मॉडल के अंदर परिवर्तन होने वाली राशि नहीं है। इसके बाद में तीसरी मान्यता है पूर्ण रोजगार की मान्यता। जैसे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विचार था, वैसे ही नवप्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों जो कि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री हैं, मार्शल पीगू इत्यादि, ये नवप्रतिष्ठित अर्थशास्त्री या न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स भी कहलाते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री या क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स तथा न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स ये पूर्ण रोजगार की मान्यता लेकर चलते हैं और इसीलिए मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का यह दृष्टिकोण भी पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। इस अवस्था में उतार चढ़ाव जितने भी होते हैं वो अल्पकालिक होते हैं। उत्पादन में, रोजगार में उतार चढ़ाव अल्पकालिक होते हैं और पुनः पूर्ण रोजगार की स्थिति आ जाती है। और इस पूर्ण रोजगार के कारण मांग अगर बढ़ती भी है, जिसे हम कहते हैं समग्र मांग, क्योंकि हम समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं तो हम एक व्यक्ति की मांग का अध्ययन करने की अपेक्षा समग्र मांग या पूरी अर्थव्यवस्था में कुल मांग जो है उसका अध्ययन करते हैं। तो समग्र मांग बढ़ने पर उत्पत्ति नहीं बढ़ पाती क्योंकि सभी साधन पूर्ण रोजगार की स्थिति में पहले से ही हैं। तो मांग बढ़ने से क्या होगा फिर? जब वस्तुओं की पूर्ति नहीं की जा सकेगी और सिर्फ मांग बढ़ेगी तो कीमतें बढ़ जाती हैं। यदि मांग कम हो जाती है तो कीमत स्तर गिर जाता है। इसका कारण क्या निकला? पूर्ण रोजगार की मान्यता। इसके बाद चौथी मान्यता, जो अंतिम महत्वपूर्ण मान्यता इस सिद्धांत की है, वो है सिद्धांत में शामिल वस्तुओं संबंधी मान्यता। जैसा हमने देखा कि इस सिद्धांत में आय ली गई है। वास्तविक आय वस्तुओं और सेवाओं के रूप में व्यक्त की जाती है। तो वास्तविक आय ली गई है जिसको आर के द्वारा दिखाया गया है। तो ये वास्तविक आय जो है इसमें कौन सी वस्तुएं शामिल की जाए, इसमें थोड़ा सा अंतर है विभिन्न अर्थशास्त्रियों के बीच में। तो पीगू द्वारा कुल वास्तविक आय ली गई है जिसमें सभी वस्तुएं और सेवाएं शामिल की गई हैं, जबकि केन्स ने अपने समीकरण में सिर्फ उपभोग वस्तुओं की इकाइयों को ही शामिल किया है, क्योंकि वे मान के चलते हैं कि वास्तव में लोगों द्वारा उपभोग जो की जाती है इकाइयाँ वही नकदी वरीयता या तरलता वरीयता को प्रभावित करती हैं और इस प्रकार वे ही मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में महत्व रखती हैं। तो इसलिए उन्होंने सिर्फ उपभोग की वस्तुओं की इकाइयाँ ली हैं और इस उपभोग की वस्तुओं की इकाइयों के रूप में ही उन्होंने आय को दिखाया है और नकद कोषों को भी उन्होंने उपभोग वस्तुओं की इकाइयों के रूप में ही दिखाया है। तो इस प्रकार हमने कैम्ब्रिज सिद्धांत या नकद बकाया सिद्धांत की विशेषताएं और मान्यताएं देखी, उसकी व्याख्या की। धन्यवाद।